क्या आपने कभी सोचा है, विचार जब अपने मैकेनिकल नेचर को देखकर ठहर जाए या समाप्त हो जाए तो क्या हो सकता है? जैसा मंडोक्य उपनिषद में कहा गया, यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमिशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। जब मन देखता है उस दिव्य ज्योति को, तब सत्य प्रकट होता है। इस चर्चा की गहराई में उतरने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वो एक श्रृंखला में है, उसका पिछला वीडियो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पर जो आई का आइकन बना है उसको क्लिक करके इसके पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इससे लिंक्ड जो इसके ठीक पहले का वीडियो है वो दिखाई देता है और मैं इस वीडियो को सुन सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों। फिर इस वीडियो से जो लिंक्ड वीडियो है, इसके पहले का वीडियो, वो उसी तरह इस आई आइकन को क्लिक करने से हम देख सकते हैं। तो इस तरह इन वीडियोस को आप एक श्रृंखला में देख सकते हैं। ये वीडियोस एक श्रृंखला में हैं और इन वीडियोस को गहराई से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे वीडियोस को शुरू से देखना। अगर आप सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाएं। चैनल का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत। यहाँ पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर चले जाएंगे। चैनल के पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करें और पहले वीडियो से शुरुआत करें। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को पूरी तरह समझने के लिए, और इस यात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियोस में काफ़ी बात की कि थॉट क्या हो कि थॉट का मैकेनिकल नेचर स्पष्ट हो जाए, दिख जाए, और इसी संदर्भ में हमने बात की बार बार शुद्ध परसेप्शन, प्योर परसेप्शन या शुद्ध धारणा की। और ये जो शुद्ध धारणा है, ये जो परसेप्शन है, ये हमने देखा कि सोच विचारों के, थॉट के मैकेनिकल नेचर को किस तरह सामने रख देता है, किस तरह उसको व्यक्त कर देता है। और हमने ये भी बात की दोस्तों कि ये वो आंखों वाली दृष्टि नहीं है जो हम आंखों से चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंतर्दृष्टि से है। और ये अंतर्दृष्टि तभी आ सकती है जब हम आत्म अवलोकन करें, अपने अंदर देखना सीखें। तो दोस्तों, इसीलिए आत्म अवलोकन का इतना महत्व है और इसीलिए इंक्वायरी का इतना महत्व है। अगर हम समय के प्रभाव में, विचारों के प्रभाव में जीवन बस यूं ही व्यतीत कर दें तो जो दुनिया हमें विचार दिखाता है वही हमारे लिए सत्य हो जाता है। और यही हम दुनिया में देख भी रहे हैं। जो हमारा देश, समाज और व्यक्ति के स्तर पर जो हमारा अनुभव है, क्या वो यही नहीं है? क्यों हम हर पल चिंता का अनुभव करते हैं, असुरक्षा का अनुभव करते हैं? इसका मुख्य कारण यही है। और ये जो अनुभव है, ये सिर्फ व्यक्ति के स्तर पर नहीं है, ये हम सामाजिक स्तर पर भी देखते हैं। हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से असुरक्षित है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से असुरक्षित है, भले ही उसका स्तर अलग अलग हो। हर कोई ऐसा नहीं कि अपने जान को लेकर चिंतित है, लेकिन वो इस बात से सुरक्षित है कि सामने वाला मेरे से कहीं आगे ना निकल जाए। एक देश इस बात से चिंतित है कि दूसरा देश कहीं मेरे नज़दीक ना पहुंच जाए, मेरे से आगे ना निकल जाए। और यही फिलॉसफी हम अपने बच्चों में भी डालते हैं, जिसे कंपटीशन की फिलॉसफी कहा जाता है। और कंपटीशन में तो यही कहा जाता है कि आप फर्स्ट आए मतलब क्या हुआ, आपके पीछे वाला तो सेकंड आया। तो जब तक आप दूसरों से आगे ना निकल जाओ तब तक जीवन में कोई बात नहीं। जीवन में आगे बढ़ने का यही तरीका है कि दूसरे आपके पीछे रहें। तो ये जो पूरी जीवन की फिलॉसफी है दोस्तों, और जो पॉपुलर और मार्केटेबल थ्योरी है, ये थ्योरी क्यों चलती है और क्यों इतने दिनों तक चली है? क्योंकि मानव समाज के रूप में हमने थॉट को और विचारों को सब कुछ मान लिया है। जो वास्तविक जगत है उससे ज़्यादा वास्तविक हमारे लिए हमारे विचार हो चुके हैं। और इसीलिए हम ये संघर्ष देखते हैं। अगर हम इसे इस ढंग से भी देखें
तो जब भी हम बातें कर रहे थे तो मुझे रेफरेंसेस लेने पड़ रहे थे हमारे पुराणों के, जो कई 100 साल कई 1000 साल पहले लिखे गए रेफरेंसेस मुझे लेने पड़ रहे थे उपनिषदों से, भगवत गीता से। और ऐसा क्यों है कि हमें इस तरह के रेफरेंसेस बहुत हाल फिलहाल में नहीं दिखते? वेद वेदांत जब लिख दिए गए और उस समय जो साहित्य निकलता था, उस समय जो पुराण निकलते थे, क्या हम उसी स्तर का साहित्य आज देखते हैं? अगर इस तरह की गूढ़ बातें जो सामान्यतः जनरल नॉलेज में नहीं आती, क्योंकि हम थॉट के वश में रहते हैं, उनको समझाने के लिए आपने देखा होगा कहीं ना कहीं हमें उन कथाओं का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर हम विचार करें दोस्तों, तो ऐसा क्यों है? ऐसा भी इसीलिए है क्योंकि शायद ये बोध हमारे पूर्वजों में काफी ज्यादा था कि जीवन को देखना, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण रखना, या जीवन को उस शुद्ध दृष्टिकोण से देखना, उस अंतर्दृष्टि से देखना, पहले खुद को देखना और फिर वहां से बाहर एक्ट करना। ये नोशन शायद हमारे पूर्वजों में हमसे काफी ज्यादा था, तभी शायद इस तरह के महान ग्रंथ और पुराण हमारी सभ्यता से निकल कर आ पाए। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मानव सभ्यता ने वो रॉन्ग टर्न ले लिया, जहाँ पे जो उपभोक्तावाद है, जो भौतिकतावाद है, जहाँ पे मटेरियली हमारे लिए सब कुछ हो गया। तो जब मटेरियली सब कुछ हो गया तो बाहर की चीज़ ही हमारे लिए सब कुछ हो गई, हम हमारे लिए कुछ रहे ही नहीं। जो मैं है, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न ही धूमिल हो गया। तो दोस्तों इस इंक्वायरी में उतरने का पहला पड़ाव ही यही है कि जब आप ये सबसे मूल सवाल उठाते हैं कि मैं कौन हूँ, और जब आप ये सवाल उठाते हैं मैं कौन हूँ, तो उसके रेडीमेड आंसर्स मार्केट में हर जगह हैं। हर धर्म मैं कौन हूँ का जवाब आपको रेडीमेड दे देता है। लेकिन दोस्तों ये सवाल इतना सरल नहीं कि इसका जवाब बस यूं ही मिल जाए, और क्या इसका जवाब है भी। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि ये जो फ्लेम ऑफ इंक्वायरी है ये ज्वलंत है, तभी हम इस अंतर्दृष्टि को धार दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें करने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमने ये तो देख लिया कि वो अंतर्दृष्टि से थॉट का मैकेनिकल नेचर एक्सपोज हो गया। तो स्वाभाविक रूप से उसके बाद क्या होगा? दोस्तों यहां पर हमें सावधान रहना है। हम ये नहीं कहते कि उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अभी तक की इंक्वायरी में ये देख चुके हैं कि चीजें होती हैं, प्रकृति चलती है, हम उसमें कुछ करते हैं, ऐसा भाव रखना हमारी मूर्खता होगी। हमें हमारा शरीर मिला है और उस शरीर के बेसिस पर हम जो एक्ट करते हैं वो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वो होता है। लेकिन वहां पर अगर हम ये भाव ले आए कि ये मैंने किया, तो वहां पर तुरंत थॉट एक्टिव हो जाएगा, और इनफैक्ट ये मैं का भाव ही थॉट ने क्रिएट किया है। तो अगर ये बात स्पष्ट हो गई कि थॉट मैकेनिकल है, तो क्या होगा? अगर हम इसे एक उदाहरण से लें, अगर कोई मशीन आपके सामने बहुत आवाज़ कर रहा है जो आपको बिल्कुल परेशान कर दिया है और आप बिल्कुल इरिटेट हो गए हैं उस मशीन की आवाज़ से, तो क्या आप पहले सोचेंगे कि ये मशीन कितना मुझे परेशान कर रहा है, अब मैं ये कैसे करूं, अब मैं ये वो कैसे करूं? क्या आप 5 मिनट या 10 मिनट सोचने में लगाएंगे या सीधा जाकर उसका स्विच ऑफ करेंगे? मुझे यकीन है कि आपका जवाब यही होगा कि अगर कोई मशीन आपको इतना परेशान कर रहा है तो आप सीधा उसका स्विच ऑफ करेंगे। उसके बीच आप ये नहीं सोचेंगे कि ओह मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, आप सीधा जाकर स्विच ऑफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ये दृष्टि है, आपको ये पता है कि इसका स्विच ऑफ हो सकता है। लेकिन वही शोर जो विचारों का शोर है, अगर हम देखें तो विचारों में शायद वो आवाज़ नहीं है जो हमारे कानों को नापसंद आए, लेकिन वो जो क्राउड है, वो जो क्लटर है विचारों का दिमाग में, वो हमें किस हद तक जकड़ चुका है। ये अंतर्दृष्टि जब आ गई, तो जैसे हमने मशीन का उदाहरण लिया, जो मशीन शोर मचा रहा है, आप सीधा जाकर उसे ऑफ कर देंगे। तो जब ये अंतर्दृष्टि आ गई कि ये विचार कितना शोर मचा रहा है, तो क्या वो विचार स्वयं ही कोलैप्स नहीं हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कि उसके लिए फिर आपको किसी थेरेपी की ज़रूरत है, किसी मेडिटेशन की ज़रूरत है। जब आपने ये देख ही लिया कि ये मैकेनिकल है, तब तो
वो स्वयं ही कोलैप्स कर जाएगा उसका स्ट्रक्चर। जैसे कि मशीन जब आवाज़ किया तो हमारा जो एक्शन था मशीन का स्विच ऑफ करने का वो बड़ा ही नेचुरल था, उसके बीच में कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। तो वही शोर जब स्वयं थॉट में है तो वहाँ पे क्या एक्शन हो सकता है? थॉट का तो कोई बॉडी में स्विच नहीं है कि मैंने यहाँ दबाया स्विच ऑफ हो गया। थॉट के साथ तो सिर्फ परसेप्शन है, सिर्फ देखना है। हमने देखा और थॉट का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। फिर क्या होता है दोस्तों? थॉट का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया तो मतलब थॉट का शोर कम हो गया, विचारों का शोर कम हो गया। विचारों का शोर कम क्या हो गया? विचार शोर मचाते ही नहीं, अब विचार सिर्फ वो काम करेंगे जो उन्हें करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सत्य का भी नोशन लाना जरूरी है। सत्य पर तो हमने काफी बात की, लेकिन अगर हम सत्य को सिर्फ एक लाइन में परिभाषित करना चाहें तो सत्य हम किसे कहेंगे? सत्य वो है जो जैसा है उसे वैसा ही देखें, वो सत्य है। सत्य इसीलिए हम कहते हैं सत्य बस है, सत्य है। क्योंकि सामान्यतः जब हम दृष्टा होते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमारी पूरी थॉट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने कई बार उदाहरण भी लिया, जब हम पेड़ को भी देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम वैसा देखते हैं जैसा वो पेड़ है, हम उसे अपने थॉट के स्ट्रक्चर से ही देखते हैं। कोई पूंजीपति शायद उसे काटना चाहे, सोचे कि भाई इससे मुझे कितने पैसे मिलेंगे। कोई धूप में चलता हुआ व्यक्ति को लगे कि भाई इसमें बैठ जाऊं कितना आराम लगेगा। किसी और को लगेगा कि कितना सुंदर वृक्ष है। लेकिन इस थॉट के इस क्लटर की वजह से पेड़ जो है जैसा है वैसा हम उसे देख ही नहीं पाते। तो जब ये थॉट का क्लटर समाप्त हो अंतर्दृष्टि के एक्शन की वजह से या अंतर्दृष्टि की वजह से, तो सबसे पहला जो चीज है सत्य स्वयं है। जहां थॉट का एंड है वहीं सत्य है। क्यों? क्योंकि जब थॉट ही नहीं तो जो चीज जैसी है वो वैसी है और हम वैसे ही देख रहे हैं, उसे वैसे ही परसीव कर रहे हैं। उसमें थॉट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, थॉट का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। तो जहां एंडिंग ऑफ थॉट है वहां सत्य है। और दोस्तों जब सत्य है तो सत्य का तो एक्शन स्वाभाविक है और जो होना चाहिए वही सत्य का एक्शन रहेगा। तो अगर हम थॉट को भी लें तो थॉट वहाँ जब थॉट का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया इस परसेप्शन के बाद कि थॉट मैकेनिकल है, तो थॉट सिर्फ वो करेगा जो उसे करना चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से उसे करना चाहिए। प्राकृतिक रूप से थॉट को क्या करना चाहिए? जैसे कि मेरे शरीर को पोषित करने के लिए जिस चीज़ की भी आवश्यकता है और जितनी आवश्यकता है मैं उतना ही लूँगा। अगर मुझे मेरे शरीर को 2 रोटी की आवश्यकता है तो मैं 2 रोटी खाऊंगा, मैं 10 रोटी नहीं खाऊंगा उसके बदले। अगर मेरा घर 10,000 रुपए में चलता है तो मैं 10 लाख रुपए के पीछे नहीं भागूंगा। तो दोस्तों अगर हम ये देखें कि ये स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो जाए तो बहुत सारे जो सामाजिक विद्वेष हैं वो भी स्वाभाविक रूप से कम होने लगेंगे। आज ऐसा क्यों है कि हम इस आर्थिक विषमता में हैं? हम ये आंकड़े पढ़ते रहते हैं कि 50% या 70% जो धन है वो 3% पूंजीपतियों के पास है। ये स्ट्रक्चर हुआ ही कैसे? कुछ इकलौते लोगों के पास इतनी पूंजी है जितना पूरे देशों के पास नहीं है। आप देखें कि हम थॉट के इस स्ट्रक्चर की वजह से कहाँ आ गए हैं। हमने एक ऐसा मानव समाज विकसित कर दिया है जिसमें इतनी विषमताएं हैं। लेकिन थॉट ने अगर अपने इस स्ट्रक्चर को देख लिया होता तो थॉट क्या वहीं रुक नहीं गया होता। मुझे जीवित रहने के लिए बहुत ही कम चीज़ें चाहिए, बहुत ही कम चीज़ों का उपयोग करना है अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए। तो थॉट बस उतना ही में सहयोग करता और बाकी थॉट क्या करता? शायद थॉट वो क्रिएटिविटी पैदा करता, शायद वही क्रिएटिविटी जो साइंटिस्ट डिस्प्ले करते हैं जब वो नए आविष्कार करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट भी जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं वो किसी एक एस्पेक्ट में होती है, अपने साइंस के फील्ड में होती है। हम ये ज़रूरी हिसाब से नहीं कह सकते कि वही चीज़ वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कर पाते हैं। तो क्या वो थॉट को
कंप्लीटली देख पाते हैं, वो भी शायद थॉट को कंप्लीटली देख नहीं पाते, लेकिन क्योंकि वो अपने काम में प्रोफिशिएंट हैं तो इसीलिए वो बहुत अच्छी डिस्कवरीज जरूर कर लेते हैं। लेकिन थॉट के अगर पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया जाए और थॉट का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए इस दृष्टि की वजह से, तो बचता सिर्फ सत्य है, और जहाँ बचता सिर्फ सत्य है वहाँ थॉट वही करेगा जो उसे करना चाहिए, और जो वास्तविकता में ज़रूरत है थॉट वही करेगा। अगर वास्तविकता में मैं अपने आसपास बहुत गरीबी देखता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है, तो मैं ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें मुझे किसी मॉरल टीचिंग की ज़रूरत नहीं कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा है तो जिसके पास नहीं है ये स्वाभाविक है मेरा उसे देना। उसके लिए मुझे किसी बहुत बड़े फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं, उसके लिए मुझे कोई बहुत उदार भाव दिखाने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई ये अहम पालने की ज़रूरत नहीं, अभिमान पालने की ज़रूरत नहीं कि देखो मैं कितना उदार हूँ, मैंने इसे इसकी ज़रूरत की चीज़ दे दी। नहीं, वो एक स्वाभाविक सी बात है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है आपके जीवन निर्वाह के लिए, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपने दिया, तो ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों, इन उदाहरणों के ज़रिए हम समझना ये चाह रहे हैं कि जब एंडिंग ऑफ थॉट हो, जब थॉट का ये स्ट्रक्चर खुद को देखकर उसको पूरी तरह कोलैप्स कर ले, और उसको कोलैप्स करने के लिए हम बार बार कह चुके हैं कि वो अंतर्दृष्टि है, तो वही सत्य है, वही ब्रह्म है। लेकिन अपने थॉट में, अपने विचारों में ना जाने हमने क्या क्या नोशंस, क्या क्या कॉन्सेप्शंस बना रखे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि वही सत्य है, वही ब्रह्म है, तो इसका कोई निष्कर्ष हम मन में ना बना लें कि अब जब ऐसा हो गया तो अब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अब मैं ऐसा महसूस करूंगा, क्योंकि वो फिर एक और अटैचमेंट बन जाएगा और थॉट का ही स्ट्रक्चर है। तो थॉट के स्ट्रक्चर का कोलैप्स करना, थॉट के मैकेनिकल नेचर का एक्सपोज हो जाना ही सत्य है। लेकिन वो सत्य क्या है, इस बात पे हम पहले भी बात कह चुके हैं कि सत्य क्या है वो शब्दों में तो कहा ही नहीं जा सकता, वो बस परसीव किया जा सकता है, वो बस देखा जा सकता है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति सत्य है तो उसका एक्शन मुझे बताएगा कि वो सत्य है। जैसे हमारे महापुरुषों के जो कई महापुरुष हमने देखे हैं जो सत्य में रहे हैं, हमें उनका एक्शन दिखता है। भगवान कृष्ण को हम अवतार बोलते हैं, भगवान राम को हम अवतार बोलते हैं, बुद्ध को हम चलिए अवतार कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अवतार नहीं कहते, लेकिन हम किसी भी किन्हीं भी महापुरुष को देखें तो उनका एक्शन दिखता है, उनका असर दिखता है। ऐसा नहीं कि मैं सत्य को लेकर कि अब सत्य क्या है, अब मैं सत्य समझ गया, ऐसा कुछ नहीं कि मैं सत्य समझ गया या मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया। ये चीज कहना ही बेमानी है। जहां थॉट का स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ वहां सत्य है। और इस बात को फिर से इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम अपने उपनिषदों का सहारा ले सकते हैं। हमारे उपनिषद कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद। सत्य वही जो ज्ञानमयी और अनंत है, सत्य अनंत है। तो जब सत्य अनंत है तो अनंत को हम कैसे कवर कर सकते हैं? कोई तरीका नहीं अनंत को कवर करने का। तो हम वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, हम वो प्रयास ही नहीं करते कि अब सत्य मुझे प्राप्त हो जाए। मेरे बस में सिर्फ वो परसेप्शन है जो मेरे सोच विचार के मैकेनिकल नेचर को एक्सपोज करे। वो एक बार एक्सपोज हो गया तो क्या होता है दोस्तों? तो थॉट से रचित जो दुनिया है, थॉट द्वारा बनाई गई जो चेतना है, वो चेतना ही कोलैप्स कर जाती है। वो कॉन्शियसनेस जिसमें सिर्फ थॉट है, वो कॉन्शियसनेस ही कोलैप्स कर जाती है। और जब वो कोलैप्स हो गया तो हम कहते हैं सत्य है। उपनिषदों में इसे नेति नेति भी कहते हैं कि आप जो इस स्ट्रक्चर है उसे नकारते जाएं तो सत्य है। लेकिन उसके बियॉन्ड हम उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब। ये हमने पहले भी कहा है। इसी संदर्भ में हम अगर ऋषि दत्तात्रेय का उदाहरण लें तो कहा जाता है कि ऋषि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, लेकिन
उन्होंने प्रकृति को ही अपना गुरु माना। नदी से उन्होंने सीखा निरंतरता। नदी बहती रहती है, रुकी नहीं रहती। हमारा जो सोच है वो भी कुछ ऐसा ही लगता है, जो रुकता ही नहीं, निरंतर चलता रहता है। इस चीज का परसेप्शन करना कि जिस तरह नदी बह रही है वो अपने प्राकृतिक गुण की वजह से बह रही है, लेकिन जो विचारों का प्रवाह है वो भी अगर प्राकृतिक गुण की वजह से हो तो शायद उससे कुछ निकल कर आए, लेकिन अगर उसे हम ही कृत्रिम रूप से अगर चलाते रहें तो फिर वो बस नए नए बंधन ही खड़े कर सकता है। उसी प्रकार ऋषि दत्तात्रेय ने वायु से सीखा निर्लिप्तता। हवा कहीं भी बहती है लेकिन किसी भी चीज से चिपकती नहीं। हवा हर किसी को शीतलता देती है लेकिन किसी एक जगह पर रुक कर नहीं रहती। तो हमारे जो भी काम है वो काम से जो अटैचमेंट है या जो हमारे संबंध है उससे अटैचमेंट है। वो अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि वो थॉट का प्ले है। लेकिन जिस प्रकार वायु अपने प्राकृतिक गुण के हिसाब से कहीं एक जगह नहीं रुकती, वो सबको शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार जो हमारा अटैचमेंट है वो थॉट का क्रिएशन है। लेकिन अगर वो थॉट अगर सत्य के एक्शन में हो, अगर प्राकृतिक गुणों द्वारा प्रवाहित हो, तो वो प्रेम का रूप लेगा। और वो प्रेम जो है किसी एक व्यक्ति तक, किसी एक स्थिति तक सीमित नहीं रहेगा। वो प्रेम होगा बस। और वो प्रेम होगा, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो सबके लिए होगा, क्योंकि जैसे ही हमने कहा सबके लिए होगा तो हम फिर से सत्य को कवर करना चाह रहे हैं। हम सत्य को कवर करना चाह रहे हैं, जो अनंत है उसको हम कवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब थॉट अपने प्राकृतिक गुण के हिसाब से चलेगा तो वह सिर्फ प्रेम होगा, वह अटैचमेंट नहीं होगा, वह मोह नहीं होगा। और इसी प्रकार ऋषि दत्तात्रेय के कथानक में है कि पृथ्वी से उन्होंने सीखी सहनशीलता। धरती सब कुछ सहती है, वर्षा, गर्मी, सर्दी, लेकिन शिकायत कभी नहीं करती। तो अगर थॉट का मैकेनिकल नेचर एक्सपोज हो चुका है तो जिस भी तरह की स्थितियां हमारे जीवन में आएंगी तो सामान्यतः जो हम परेशान होते हैं वो तो थॉट का ही खेल है। लेकिन जब थॉट ही स्टॉप हो गया, एंडिंग ऑफ थॉट हो गया, तो फिर परेशानी जैसी कोई चीज़ रही ही नहीं। तो फिर उसमें शिकायत करने या बहुत उत्साहित होने जैसी कोई चीज़ रही ही नहीं। हम बस वो करेंगे जिसकी ज़रूरत है, और जिसकी ज़रूरत प्राकृतिक रूप से है हम सिर्फ वही करेंगे। तो दोस्तों, ये दृष्टिकोण हमें ऋषि दत्तात्रेय के प्रसंग में मिलता है। और जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी साइंटिफिक नोशन की, ऑब्जर्वर इफेक्ट की, उसमें भी हमें इस बात का नोशन मिल सकता है। दोस्तों, हमने देखा था कि कैसे साइंटिस्ट जब सूक्ष्म पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपना नेचर बदल लेता है, अपना पोजीशन बदल लेता है। हमने देखा था कि जिस भी चीज़ को मेजर किया जाए वो चीज़ अपनी प्रकृति बदल लेती है। तो अगर थॉट को मेजर किया जाए या थॉट को बिना ऑब्जर्वर के देखा जाए कि मैं देख रहा हूं, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, फिर थॉट अपनी स्ट्रक्चर बदल सकता है। और थॉट जब अपनी स्ट्रक्चर बदलता है उसका क्या मतलब हुआ कि जो मानव निर्मित कॉन्शियसनेस है, जिसमें वही सारे कंटेंट हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो थॉट ने सोचा है, जिसमें खुशी है, गम है, हिंसा है, द्वेष है, सब तरह की भावनाएं हैं। जब हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट द ऑब्जर्वर, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति कई बार कहते थे, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, तो हम विदाउट द ऑब्जर्वर अगर हम सिर्फ उसे देखते हैं तो फिर वो एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसकी प्रकृति बदल सकता है। जैसे कि ऑब्जर्वर इफेक्ट में जब हम कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो थॉट का एक्शन नहीं है, वो एक्शन ऑफ मेजरमेंट है। और उस मेजरमेंट ने जिस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं उसकी दिशा बदल दी। तो उसी प्रकार थॉट को देखना, थॉट का स्ट्रक्चर बदल सकता है। तो यही नोशन तो हमें मॉडर्न साइंस भी देता है। तो दोस्तों, एंडिंग ऑफ थॉट के बाद क्या हो, हमने यही देखा कि जो एंडिंग ऑफ थॉट है वो वही सत्य है। दोस्तों, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।